वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एली टॉक्स। और मैं हूं आपकी होस्ट सीनियर मेंटर स्मृति शर्मा। और मैं आज आपके लिए बहुत स्पेशल गेस्ट लेकर आई हूं बिकॉज वो आप सबके बहुत चाहते हैं, हर्ष सर। और हम इन एंड आउट सर से पूरी स्ट्रैटेजी जानेंगे कि आने वाले 30 डेज में मुझे करना क्या चाहिए। तो जितने भी डाउट्स हैं, जितना भी पैनिक मोड है, सब यहाँ पे रिजॉल्व होने वाला है। तो वेलकम सर, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ एली टॉक्स। थैंक यू सो मच स्मृति। हाउ आर यू? कैसे हैं सर आप? अरे बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। बट शायद बच्चे कुछ खास बढ़िया चल नहीं रहे हैं। पर सर मुझे नहीं पता समझ में आता कि साल भर से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी 30 डेज में ऐसा क्या चेंज हो जाएगा? मतलब क्यों ये 30 डेज या लास्ट के कुछ मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? सो it goes without saying that we are at the very last leg of the preparation. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पूरे साल अप्स एंड डाउन्स रहे, जो प्रीटी मच सारे एस्पिरेंट के साथ होता है। फ्रेशर्स की बात करें तो हो सकता है उनके बीच में एग्जाम्स थे, स्कूल की पढ़ाई कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी। ड्रॉपर्स की बात करें तो दे हैव देयर ओन अप्स एंड डाउन्स, जब बहुत बार पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, स्कोर्स नहीं आते तो गड़बड़ होती है। बट लास्ट फ्यू वीक्स आर सुपर इम्पॉर्टेंट। बहुत बार पूरे साल में अगर ऊपर नीचे रहा भी है, लास्ट फ्यू वीक्स अगर हमने अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे रखा तो वी स्टिल हैव एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ क्रैकिंग बोथ द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन व्हिच इज कैट एंड एलिट नाउ। बट वी जस्ट नीड टू इंश्योर कि हम कुछ बेसिक गलतियां नहीं करें एंड स्केड्यूल बनाते हुए चलें। स्केड्यूल मेकिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट and executing a very good schedule is also equally important in the last few weeks. So तो on this point ही शेड्यूल दिखना कैसे चाहिए? अब 30 दिन से बच्चे कर रहे हैं, पूरे साल भर वो शेड्यूल फॉलो करते हैं, बट इन 30 डेज में ऐसी कौन सी चीजें हैं या जो उनको ध्यान रखनी चाहिए जब अब वो शेड्यूल बनाएं अपना? Now, firstly शेड्यूल के अंदर क्या आना चाहिए? शेड्यूल मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट गोज विदाउट सेइंग। पर आखिरी के कुछ दिनों के शेड्यूल में क्या आना चाहिए? सो नंबर 1 इज योर वीक एरियाज। सो जो आपके 2 वीकेस्ट सेक्शंस हैं वो अगले 25-27 दिन जितना भी क्लैट के लिए बचा है, आपको पूरे 2500-2700 दिन वो पढ़ना है, जो 2 वीकेस्ट एरियाज हैं ना। वो 2 वीकेस्ट सेक्शंस चेंज हो सकते हैं बीच में। जो आज मेरे वीकेस्ट सेक्शंस चल रहे हैं, मैं अगले 1 हफ्ते तो उनको पढ़ते रहूं, फिर मैं वापस चेक करूं। हो सकता है जो मेरे वीकेस्ट थे थोड़े से इंप्रूव हो जाए, कुछ और वीकेस्ट हो जाए। वीकेस्ट तो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। नेक्स्ट वीक मैं उस टाइम की वीकेस्ट पढ़ूं, बट मेरे वीकेस्ट एरिया जो उस वीक चल रहा है वो मेरा पूरे 7 डेज वो कवर करना है। दैट्स 1। सेकेंड इज करंट अफेयर्स। आखिरी के 20-25 दिन करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में मेजरली रिविजन पे बहुत ज़्यादा टाइम जाना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, स्केड्यूल दिखना कैसे चाहिए? सबसे पहले स्केड्यूल कैसा नहीं दिखना चाहिए? तो स्केड्यूल ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि मैं 6 बजे उठा, मैं 6:15 से लेके 7:15 तक मैं ये पढ़ूंगा, फिर मैं 7:20 से ये चालू कर दूंगा, 8:30 तक ये पढ़ूंगा। तो ऐसे मशीनें काम करती हैं, हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह स्केड्यूल बनाना चाहिए, तभी हम उसको फॉलो कर पाएंगे। और इंसानों वाला स्केड्यूल होता है जहां पर मैं टाइम बेस्ड नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं टॉपिक बेस्ड पढ़ रहा हूँ या मैं टास्क बेस्ड पढ़ रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज ये 7 टास्क करूंगा, और ये मैंने डिसाइड करा 1 रात पहले। और जब मैंने डिसाइड करा उसको मैंने लिख लिया, एंड आई वॉज एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल उसको लिखते टाइम। तो आई कैन नॉट से कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग करूंगा, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ ये लिखा है तो अगले दिन मुझे क्रिटिकल रीजनिंग में क्या करना है मुझे नहीं पता। बट शेड्यूल बनाते टाइम मैंने लिख लिया मैं क्रिटिकल रीजनिंग करूंगा, RSM 6 से करूंगा, असाइनमेंट नंबर 15, 16, 17, 18 करूंगा। तो अगले दिन जब मैं पढ़ने बैठूंगा, आई नो फॉर श्योर एंड आई नो प्रिसाइसली कि मुझे क्या करना है, कहाँ मेरी पढ़ाई चालू होगी और कहाँ मेरी पढ़ाई खत्म होगी। आई नो विथ एब्सोल्यूट क्लैरिटी मुझे क्या करना है। दैट्स 2। नेक्स्ट, अगर कुछ रह भी जाए तो आपने 10, 11, 12, 13 घंटे अच्छे से पढ़ाई करी उस दिन, और कुछ थोड़ा बहुत रह गया, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को यहाँ पर फीलिंग आती है कि कुछ रह गया, मतलब मैंने उस दिन में अपना 100% नहीं दिया। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जितने टास्क लिखे थे वो उस दिन के आवर्स के हिसाब से ज्यादा थे। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। सो एज लॉन्ग एज यू हैव स्टडीड वेल दैट डे, यू शुड बी सुपर हैप्पी, यू शुड बी सुपर प्राउड ऑफ योरसेल्फ फॉर द टाइम दैट यू स्पेंड ऑन स्टडीज दैट डे। और कुछ बच गया उसको अगले दिन अपन कर सकते हैं। बट येस, जस्ट टू समराइज, वीकेस्ट एरिया से मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा एटलीस्ट 70% टाइम जाना चाहिए। करंट अफेयर्स हमें डेली करना है, एंड आर बेस्ड नहीं, टास्क बेस्ड पढ़ाई करनी है। एंड वीकेस्ट एरियाज आइडेंटिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्शनल रैंक्स, नॉट योर स्कोर्स, नॉट समथिंग कि मुझे कहां पर वीक लग रहा है, और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शनल रैंक्स। सिर्फ डेटा को ट्रस्ट करना है। तो डेटा बोल रहा है मैथ्स और लॉजिक वीक है तो वो वीक है अपना,
बस सिंपल। क्योंकि आधे बच्चे लाइकिंग के हिसाब से बोलते हैं कि भाई मैथ्स तो नहीं हो रही है तो मैथ्स मेरा वीक है, क्योंकि मैथ्स देखने में टफ लग रहा है। बचपन से मैंने मैथ्स को टफनेस से ही कंपेयर करा, मेरे को लगता है अभी मेरा मैथ्स टफ है, जबकि हो सकता है आई एम गेटिंग अ स्कोर ऑफ 8 और 9 इन मैथ्स, आई एम गेटिंग अ सेक्शनल रैंक व्हिच इज लॉट बेटर देन माय ओवरऑल रैंक। मेरा ओवरऑल रैंक हो सकता है 100 चल रहा है, मेरा मैथ्स का सेक्शनल रैंक 60-70 चल रहा है, तो मेरा नहीं है वीकेस्ट एरिया। तो लाइकिंग के हिसाब से नहीं सेक्शनल रैंक के हिसाब से देखना चाहिए। तो सर मतलब इन जर्नल में आपको कुछ चीजें तो डेफिनेटली ऐसी होंगी ही कि आप पूरे शेड्यूल में ये तो करो ही करो 30 दिन में, बाकी सारी चीजें आप अपने हर एक स्टूडेंट की तरह वेरी कर सकती हैं कि ए को ये करना चाहिए, बी को ये करना चाहिए, पर कुछ एक कॉमन अक्रॉस चीजें होती हैं कि नहीं आपको ये तो करना ही करना है। So one would be writing a lot of mocks, but a lot of mocks is very subjective. तो मैं यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ, हमें दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं रहना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने हफ्ते का सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 मॉक्स कभी लिख लिए, ये थोड़ा एक एक्सट्रीम पे चला गया। ये भी नहीं होना चाहिए कि मैंने एक टॉपर का वीडियो देखा था जिसने बताया मैं तो रोज के 3 मॉक्स लिखा करता था आखिरी के 1 महीने के अंदर, तो मैं लास्ट 1 मंथ के अंदर मैं 50, 60, 70 मॉक्स लिख रहा हूँ। ये दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए। कोई टॉपर ने कहा है कि मैंने बहुत सारे मॉक्स लिखे, डज नॉट मीन कि वो मॉक्स लिखने के चक्कर में टॉपर बना। हो सकता है वो मॉक्स लिखने के बावजूद टॉपर बना, जबकि इतने मॉक्स नहीं लिखने थे, बट इट कुड हैव बीन काउंटर प्रोडक्टिव। लकीली फॉर हिम वैसा नहीं हुआ, बट हमें बीच में कहीं रहना है। जनरली स्पीकिंग 3 odd mocks, 4 odd mocks in a week is fine. Obviously what's more important is कि मॉक लिखने के बाद आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मॉक का काम है आपको बताना कि आप गलतियां क्या कर रहे हो, वो गलतियों को इम्प्रूव करना फिर हमारा काम है। अब अगर मैंने वो क्यूज नहीं लिए मॉक से, मैंने मॉक लिखा, गलतियां करी, गलतियों पे काम नहीं करा, अगला मॉक लिख दिया, गलतियां करी, गलतियों पे काम नहीं करा, फिर अगला मॉक लिख दिया, तो मैं कितने भी मॉक्स लिख दूं मेरा इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो गलतियों पे काम करके होता है। That's one. Next, so mocks 3 to 4 mocks every week for the next 3-4 weeks. That's one. 2, जैसे मैंने बताया डेली रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स, और रिविजन में अगर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जा रहा है जाने दे। इस टाइम पे करंट अफेयर्स का रिवीजन सुपर इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में नया करंट अफेयर्स अगले 10 दिन और पढ़ना है अपने को, और उसके अलावा सिर्फ पूरे साल को थॉरोली रिवाइज करना है, जिसमें पिछले कुछ महीनों पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। फर्स्ट 6 months थोड़ा सा कम फोकस भी चल जाएगा। एंड एज आई सेड द वीकेस्ट एरियाज, मतलब मैं वीकेस्ट एरियाज को लेके मैं काफी ज्यादा बोलता हूँ, बिकॉज सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप ही वहां पे होता है। वहां पे जो मेरा ऑलरेडी स्ट्रांग है वो मैं उसमें 1-2 नंबर 3 नंबर इंप्रूव कर लूंगा, और जो मेरा वीकेस्ट एरिया है वहां पर मैं 10 नंबर 15 नंबर, लेट्स से मेरा वीकेस्ट एरिया इज करंट अफेयर्स, आई एम गेटिंग अ स्कोर ऑफ 12-13 वहां पे, आई कैन गो अप टू 30, बट इफ माय स्ट्रांगेस्ट एरिया इज लीगल रीजनिंग, आई एम गेटिंग अ स्कोर ऑफ 25-27 वहां पे, आई कैन ओनली गो अप टू 30, 31, 32। तो और स्ट्रांगेस्ट एरिया अगर ऑलरेडी स्ट्रांग है तो मैं उसमें ज्यादा अब इंप्रूव कर भी नहीं पाऊंगा। सपोज की प्रैक्टिस तो रेगुलर रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस दोनों की रेगुलर, बट स्ट्रांगेस्ट की लेट्स से once in every 2 days भी चल जाएगी, once in a while once in every 3 days भी चल जाएगी, वीकेस्ट 7 days a week कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। ट्रू। तो सर ये तो बात होगी कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बट कुछ आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, इतने स्टूडेंट्स होते हैं कि कुछ लास्ट मंथ में बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी, बट एंड में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी जो बहुत छोटी छोटी थी, माइन्यूट थी, बट वो ब्लंडर बन गई है एंड में जाके। तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स शायद अभी कर सकते हैं, उनको अवॉइड करनी चाहिए। यार सबसे इम्पोर्टेंट है अपने अंदर फोमो नहीं डेवलप होने देना। ट्रू। ये बहुत नेचुरल होता है पर बहुत गलत होता है। जब मेरे पास सिर्फ 25 दिन बचा है, मेरा स्कोर लेट्स से 50-60s में चल रहा है, मेरी रैंक 200-300 के अराउंड चल रही है आउट ऑफ 1000-1200 बच्चा, तो बहुत नेचुरल होता है कि मैं हर जगह भागूं और मैं हर जगह से चेक करूं कि मेरा स्कोर कैसे इंप्रूव हो सकता है, मैं सबसे पूछूं, मैं सारी बुक्स पढूं, मैं सारा टेस्ट सीरीज दे दूं, मैं सब कुछ कर लूं। बट जब मैं सब इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं या मैं सब तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं, तो मतलब मेरा कोई स्पेसिफिक टारगेट मेरे अंदर नहीं है, तो वो गलत होता है। इसीलिए फोमो डेवलप होने के चक्कर में अननेसेसरली बहुत सारे मॉक्स लिखना गलत है। फोमो डेवलप होने के चक्कर में बहुत सारे सोर्सेज ऐड कर देना कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग का मैं जीमैट से भी करूंगा, मैं एलसैट से भी करूंगा, मैं एलई के मटेरियल से भी करूंगा, मैं XYZ से भी करूंगा, और मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व कर दूंगा, तो वो गलत है। दैट्स 2 एंड 3, फोमो एक बार जब डेवलप हो, मैं फोमो पॉइंट पे लंबा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सबके अंदर डेवलप होता है। जब फोमो डेवलप होता है तो आई जस्ट कीप लुकिंग फॉर मोर एंड मोर।
तो मैं कोई कोचिंग में हूँ तो मैं देखूंगा कि दूसरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मैं वो बुक्स उठाने लगूँ। मैं न्यूज़पेपर ऐड कर देता हूँ बहुत बार, तो एक ही जगह 2 न्यूज़पेपर पढ़ने लगता हूँ। सो दिस हैपेंस व्हेन आई एम एक्सट्रीमली इम्पेशेंट एंड आई वांट टू इम्प्रूव एज सून एज पॉसिबल। पर याद रखो, इम्प्रूवमेंट डेप्थ में जाके होता है, विच मीन्स हम कम चीज़ें करें पर उसको लंबे टाइम तक करें, तब इम्प्रूवमेंट होगा, रादर देन बहुत सारी चीज़ें करना। जैसे मैं स्केड्यूल वाली बात जो करी थी, अगर मेरे एक दिन के स्केड्यूल में सिर्फ 5 से 7 चीज़ें, दैट्स फाइन। मुझे 15-20 चीज़ें नहीं करनी है। ये कोई मैनुअल लेबर नहीं है जहाँ पे मुझे सिर्फ एक चेकलिस्ट हर दिन का निपटाना है। कम चीज़ें करो, डेप्थ में करो, और अगर कोई और कुछ कर भी रहा है तो उसका कुछ स्ट्रैटेजी होगा। आपको सबको देख के सारी चीज़ें नहीं करनी है। एक ये। सेकंड, भाई एंग्जाइटी तो होने वाला है, आप चाहो या ना चाहो, आप मानो या ना मानो, और भले आज तक एंग्जाइटी नहीं हुआ होगा, अब होने वाला है। एंग्जाइटी होगा, प्रेशर होगा, डर लगेगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये फीलिंग आएगा, दैट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। उसको वैसे ही मान के चले। हम कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे जब वो कंपटीशन पास आएगा, और वो कोई भी कंपटीशन हो सकता है। अभी तो आप लोगों ने इस जर्नी की शुरुआत करी है। वंस यू एंटर द लॉ स्कूल, एज बोथ ऑफ अस नो, मूड कोर्ट्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, एंड एग्जाम्स होते हैं, तो वो आखिरी में प्रेशर आ गई। उसके चक्कर में अगर मैं रुक गया, या अगर मैं स्लो डाउन हो गया, या मैं एंग्जाइटी के चक्कर में ज़्यादा सोचते रहता हूँ दिन भर, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज। तो जस्ट इंश्योर कि गाड़ी रुके नहीं, हम रोज कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहें। सो प्रोग्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन इस टाइम पे। इन सब चीज़ों का बच्चे बहुत ध्यान रखें। ट्रू सर। सर, अब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू, जैसे आपने भी बहुत स्ट्रेस किया कि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोमेंट पे, तो एटलीस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके वीक एरियाज भी आपको वहीं से निकल के आके पता चलेगा। सो मॉक की जर्नली स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? मतलब बच्चे स्टार्टिंग जब लेने बैठते हैं मॉक, तब से लेके जब तक उठते हैं तब तक फुल उस पैनिक मोड में होता है, इतने सेक्शन करने हैं, इतने टाइम में करने, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आती हुई चीज़ भी बिगाड़ देते हैं। सो व्हाट शुड बी एन आइडियल अटेम्प्ट टुवर्ड्स द मॉक, और क्या स्ट्रैटेजी आपके, क्या माइंडसेट होना चाहिए मॉक का? तो जैसे कि स्मृति, आपने जैसे क्वेश्चन पूछना चालू करा मॉक के अराउंड, हमने देखा कि यहाँ पे लाइट चली गई। तो लाइट भी कॉन्स्टेंटली डर में है, मॉक का बात हो गई है। तो बस ऐसे ही बच्चों के सामने भी जब मॉक का सवाल आता है तो अंदर की लाइट चली जाती है। नाउ सो मॉक के अराउंड की स्ट्रैटेजी, फर्स्टली यार कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आई नो इट गोज विदाउट सेइंग कि स्ट्रैटेजी रखो, पर मैक्सिमम बच्चे हर मॉक के पहले कुछ डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं रखते। वो सीधे मॉक लिखने चले जाते हैं और फिर वो मॉक के अंदर पूरा इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। मॉक के अंदर क्वेश्चंस को देख के और सेक्शंस को देख के तब डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आइडियली ये होना चाहिए, पिछले कुछ मॉक्स के बेसिस पे, उनकी गलतियों के बेसिस पे मेरी अगले मॉक की स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। एंड स्ट्रैटेजी के अंदर आएगा मैं कौन से सेक्शन पहले करूंगा, कौन से सेकंड करूंगा, कौन सा थर्ड करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं हर सेक्शन को कितना कितना टाइम दूंगा, मैंने कौन सी कॉमन गलतियां मॉक्स में पहले करी हैं जो मैं रिपीट नहीं करूंगा। एग्जाम्पल, मैं एक सेक्शन को कंसिस्टेंटली छोड़ रहा था, या मेरा लास्ट सेक्शन से आधा ही हो पा रहा था, या फिर मैं किसी एक सेक्शन या 2 सेक्शंस को एग्जॉर्बिटेंटली ज़्यादा टाइम दे रहा था, या फिर मैं कोई पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में अटक जा रहा था, और जब मैं अटक जा रहा था तो मैं उसमें टाइम बहुत देने के चक्कर में फिर पूरा मॉक स्क्रू अप हो रहा था। तो ये सब गलतियों की एक लिस्ट होनी चाहिए, एक लिस्ट, और जिसपे बच्चे ऐड करते रहे, यार पिछली बार मैंने ये गलती करी, अगले मॉक के पहले उस लिस्ट को एक बार देख के चले जाए कि मैं कोई नई गलती करूंगा चलेगा, पर मेरे को पुरानी गलती को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, दैट्स वन। नेक्स्ट, so just think and create a strategy before each mock, and after the mock just check how that strategy worked for you, and if required then improvise. mock के दौरान ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन फाइनली क्लैट के दौरान, कि यार अगर सवाल डिफिकल्ट है सबके लिए, वो सेक्शन डिफिकल्ट है सबके लिए, पैसेज लेंदी है सबके लिए, बहुत सिंपल सा थॉट है, पर वो 2 घंटे के दौरान सब बच्चों के दिमाग में ये चीज़ नहीं चल रही होती है। जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं एकदम से बहुत वर्कड अप हो जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट सा पैसेज देखते हैं तो उसके चक्कर में आगे के पैसेजेस भी खराब होने लगते हैं। एक डिफिकल्ट सेक्शन आया या एक टफ सेक्शन आया, आगे के सेक्शंस खराब हो जाते हैं। बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट जस्ट डिफिकल्ट फॉर यू। अगर बहुत अजीब सा साइकोलॉजी पे पैसेज आया है या कुछ ऐसा है तो सबके लिए यार, एंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो बहुत डिफिकल्ट हुआ कट ऑफ गिर जाएगा, इतना ही होगा ना बस। सो हमें अपने आप को कोसना, बुरा भला कहना, अरे यार मैंने ये क्यों नहीं पढ़ाई करी, अरे मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है, कैन ऑल बी डन आफ्टर 2 hours। और वो 2 घंटे 100% फोकस मॉक पर रहना चाहिए,
एंड उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. एंड देन इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन. तो मैंने जितना भी सोच लिया कि मुझे करना है वो परफेक्टली 2 घंटे के अंदर टू द टी मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा आपके पास एक वॉच होनी चाहिए, नॉट अ डिजिटल वॉच ऑब्वियसली, वॉच होनी चाहिए और उसको कंसिस्टेंटली देखते रहना है. वो सर मुझे पता ही नहीं चला लीगल रीजनिंग में 1 घंटा कब लग गया, ये अब नहीं बोल सकते हो, पता चलना चाहिए आपका 1 घंटा था वो. तो वो 40 मिनट्स के ऊपर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, 40 मिनट्स में जितना हो गया वहाँ पे रुक जाना है तो रुक जाना है. उसके चक्कर में आखिरी के सेक्शंस हमारे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए. तो एक आइडियल स्ट्रैटेजी एज इन सेक्शनल टाइमिंग क्या होना चाहिए पर सेक्शन के हिसाब से? So there is no one size fits all approach. Generally जो suggested है that is a reading heavy section and then a reading light section and then a reading heavy section. तो reading heavy sections हो गए English, logical and legal. Reading light sections हो गए mathematics and current affairs. एक अच्छा अप्रोच है कि एक रीडिंग हैवी लो, एक रीडिंग लाइट लो, फिर एक रीडिंग हैवी लो, फिर एक रीडिंग लाइट, फिर एक रीडिंग हैवी. इससे स्टार्ट कर सकते हैं और फिर हम देखें हमारे लिए क्या वर्क कर रहा है. तो हो सकता है कि नंबर 1 पे मेरे लिए मैंने लीगल से स्टार्ट करा पर मैंने देखा लीगल में कुछ ज़्यादा ही रीडिंग हो गया, तो अगले बार इंग्लिश से स्टार्ट कर सकता हूँ. सो दिस इज वन अप्रोच एंड देन द स्टूडेंट शुड जस्ट कंसिस्टेंटली टेस्ट एंड सी की व्हाट इज वर्किंग फॉर हिम एंड व्हाट इज नॉट. पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, करंट अफेयर्स पे ख़त्म नहीं करना है कभी. और उसका रीज़न ये होता है कि आखिरी में 12-13 मिनट करंट अफेयर्स के लिए बचा है, 35 क्वेश्चंस है. शुरू के 4 सेक्शन में अगर मैंने 3-4 मिनट भी एक्स्ट्रा दे दिया तो करंट अफेयर पूरा गया. करंट अफेयर्स पूरा गया. और करंट अफेयर्स पूरा जाना है 35 क्वेश्चंस जाना. लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो मैथमेटिक्स पूरा जाता, वो भी 12-13-15 मिनट का ही. मैथमेटिक्स वुड हैव बीन 15 क्वेश्चंस. इट्स अ लॉस बट इट्स अ छोटा लॉस एज कंपेयर्ड टू सीए का लॉस. सीए का लॉस इज 35, 37, 38 मार्क्स का लॉस. करंट अफेयर्स लास्ट सेक्शन एब्सोल्युटली नहीं रखना है, वो उसका ध्यान रखना. और ये हेवी लाइट वाला स्ट्रैटेजी यूज किया जा सकता है. सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि मैम मैथ्स के बिना हो जाएगा क्या क्लैट, मैथ्स हटा दे तो चारों सेक्शन में से निकल सकता है क्या? नहीं, खत्म. नो जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड. आज तक किसी का नहीं हुआ है, अपना भी नहीं होगा. हम कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते हैं जो आज तक हमारे पूर्वज नहीं कर पाए. तो नहीं करा है, नहीं पॉसिबल है यार. 60,000 स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग फॉर बेयरली 2,500 सीट्स. तो 2,500 बच्चा तो उनको मिल ही जाएगा जिसने 4 सेक्शन भी अच्छे से करा होगा और मैथ्स भी अच्छे से करा होगा. आप 4 सेक्शन बहुत अच्छे से कर लोगे. बच्चे को लगता है कि मैं 4 सेक्शन इतना अच्छा करूंगा कि मैथ्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अरे तो उतना तो 2,000 बच्चा उनको मिल जाएगा जिसने 4 सेक्शन उतना ही अच्छा करा होगा. बट एंड मैथ्स की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ. सर मेरा लॉजिकल वीक चल रहा है, बिना लॉजिकल के हो सकता है. तो आंसर इज नो. तो फाइनल डे पे ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक भी सेक्शन नहीं होना चाहिए जो या पूरा छूटा या सिग्निफिकेंटली छूटा. अगर ऐसा हुआ तो टॉप 1500-2000 रैंक तो नहीं आ पाएगी. दिस वुड बी अ ह्यूज मिस्टेक व्हिच द स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू डू. हाँ, तो ये जिन लोगों का वीक सेक्शन है उनके लिए काफ़ी हार्श रियलिटी हो गई है आज, क्योंकि बच्चे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई तो बोल दो मैथ्स छोड़ जाए तो शायद कर लेंगे. नॉट गोना हैपन. सर तो अब मैं पर्सनली चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को ना एक सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजी पता हो कि मुझे इस सेक्शन को इस तरीके से अब लास्ट 30 डेज में अप्रोच करना है. सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो क्या 30 डेज में वो ऐसा क्या इन्वेस्ट कर सकता है मैथ्स में कि एटलीस्ट वो 5, 7, 8 नंबर ला. चलो तो इस पे सेक्शन वाइज हर सेक्शन में आखिरी कुछ हफ्तों में इंप्रूव करने का तरीका है. लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स. सो मैथमेटिक्स सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स मॉक्स में अटेम्प्ट करना है और उसको 15 मिनट देके करो. उसको 5 मिनट 7 मिनट नाम के लिए नहीं, 15 मिनट दो. भले ही अभी नंबर नहीं आ रहे हैं बट मैथ्स के 15 मिनट्स कहीं और नहीं जाने चाहिए. दैट्स 1. 2, आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स जो मैथ्स में आते हैं. फॉर दैट यू कैन लुक एट द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यू कैन लुक एट द सैम्पल पेपर्स, यू कैन इवन स्पीक विद योर मेंटर्स एंड टीचर्स कि सर ठीक है ओवरऑल टॉपिक्स तो 15-20 है पर ये 5 टॉपिक्स को तो मैं बहुत अच्छे से कर लूँ जिसके ऊपर नॉर्मली डीआई और डीआई के सेट्स बनते हैं, केस सेट्स बनते हैं. सो दैट इज 2 एंड देन कीप प्रैक्टिसिंग दैट अ लॉट. तो अगर मैं सारे नहीं तो एटलीस्ट वो 5 टॉपिक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लूंगा तो भी आई विल बी डिसेंटली प्रिपेयर्ड फॉर मैथमेटिक्स in the last few weeks. That's 1. And
15 मिनट देना हर मॉक। दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एज ऑल ऑफ अस नो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि या तो मेजरली क्रिटिकल रीजनिंग आएगा या पूरा क्रिटिकल रीजनिंग आएगा। क्रिटिकल रीजनिंग दो टाइप के सवाल होते हैं, एक होता है कंटेक्चुअल क्वेश्चंस, एक होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कंटेक्चुअल एंड कंसेप्चुअल दोनों का रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। एक्चुअली कंसेप्चुअल का रिवीजन प्रॉपर्ली हो सकता है, कंटेक्चुअल की सिर्फ प्रैक्टिस होगी। कंसेप्चुअल मतलब assumptions, आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, पैराडॉक्स, इन सब का थ्योरी अच्छे से पढ़ लो और उसको थॉरली रिवाइज कर लो, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दैट्स वन। कंटेक्चुअल क्वेश्चंस मतलब जो उस पैसेज के कंटेक्स्ट में आता है। यहाँ पे वन थिंग व्हिच आई नॉर्मली सजेस्ट इन द लास्ट फ्यू वीक्स इज, लेट्स से मेरे मॉक्स में कुछ क्वेश्चंस गलत गए, तो एक क्वेश्चन था जिसका आंसर होना चाहिए था ए, मेरा आंसर था बी। ठीक है, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने आंसर को जस्टिफाई करता हूँ, या मेरे हिसाब से बी होना चाहिए क्योंकि बी में ऐसा है। ठीक है, तो वो अप्रोच गलत है क्योंकि हमें ये नहीं देखना है कि बी में क्या है, हमें देखना है बी ए से बेटर क्यों है। पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि सही आंसर तो ए है, दिस मींस ए बी से बेटर है। अब हमें ये समझना है ए बी से बेटर क्यों है, इस तरीके से हम एग्जामिनर का माइंडसेट समझ पाएंगे कि हम क्या गलती करें। जस्ट अ स्मॉल ट्वीक इन द क्वेश्चन व्हिच आई आस्क माई सेल्फ कैन मेक मी थिंक मोर लाइक द एग्जामिनर। सो मुझे क्वेश्चंस को आइसोलेशन में नहीं देखना है, ऑप्शंस को मुझे कंपैरिजन में देखना है कि ए बी से बेटर क्यों है। अगर उसके बाद भी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन के साइड में लिखो इसको, तो ए इज अ बेटर आंसर देन बी बिकॉज, अब ये लिखो कि ए में सही क्या था और ये लिखो बी में गलत क्या था। एंड माइंड यू बी मेरा आंसर था, तो मैं एक्चुअली एग्जामिनर को जस्टिफाई कर रहा हूं अपने अगेंस्ट। तो मेरा ईगो हर्ट होगा, मेरे को बुरा लगेगा, मेरे को रोना आएगा, ये तो पर मुझे हाँ ये कैसे हो सकता है, पर मुझे समझ में आएगा फाइनली कि यार सही आंसर मेरा आंसर से बेटर क्यों। एंड व्हेन आई डू दिस ऑन 40-50 contextual questions, that is when I'll start thinking more like the examiner. तब मैं वो 4 ऑप्शन में से 2 तो एलिमिनेट हो जाते हैं, पर सर 2 वाले में हमेशा गलत वाला मार्क करके आ जाता हूँ, तब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। The same strategy should be applied to legal reasoning also. Legal reasoning and critical reasoning is more about understanding, or equally about understanding how the examiner thinks. So this is how I'll be able to figure this out. So legal में coming to legal now, एक तो ये करना है अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। Second, maybe solve the last 3 years के previous years questions and just keep practicing. Keep practicing, keep checking कहाँ गलती हो रही है, keep improving over that. Concepts अभी तक जितने पढ़ लिए इस टाइम पर हम बिल्कुल फ्रेश एनवायरमेंटल लॉ पढ़े, फ्रेश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पढ़े, वोंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। बेसिक रिवीजन जो हो गया है वो करते रहे, बट क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व करते रहे और एनालिसिस इस तरीके से करते रहे। इंग्लिश गो डाइवर्स, दिस मीन्स इस टाइम पर भी रीडिंग बहुत होनी चाहिए। रीडिंग में इंश्योर करें कि जो टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, सो लेट्स से स्पोर्ट्स में मेरे को बहुत मजा आता है तो मैं स्पोर्ट्स पढ़ते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो टॉपिक मेरे वीक चल रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा रीडिंग करें। एंड कुछ कॉमन टाइप के सवाल इंग्लिश में आते हैं, थीम पे सवाल आ जाता है, मेन आइडिया पे सवाल आ जाता है, व्हाट कैन बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज सवाल आ जाता है। वो कॉमन टाइप के सवालों की लिस्ट बना के उनके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लास्ट इज जीके, एक टाइम डिसाइड करें कि मेरे को इस डेट तक इतना कर लेना है, इस डेट तक इतना कर लेना है, एंड तब तक उतना करें, उसको रिवाइज करें और उस पर टेस्ट दे दें। जैसे ऑल दी एलिटियंस आउट देयर अपना जीके फिएस्टा का पूरा रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो अगर वो जीके फिएस्टा की रिवीजन सीरीज के हिसाब से अगर उन्होंने अपनी पूरे रिवीजन शेड्यूल को अगर स्ट्रक्चराइज कर लिया, नथिंग लाइक इट, क्योंकि तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, और जब मैंने पढ़ा तो उसमें एक्चुअली नंबर आया कि नहीं आया, ये मेरा तीनों प्रॉब्लम को जीके फिएस्टा का रिवीजन सीरीज सॉल्व कर देगा। एंड GK में you should be spending 90-95% of the time just revising the existing stuff now rather than learning a lot of new stuff. सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा नंबर सबसे ज़्यादा नंबर दे सकता है GK। और एक और इम्पोर्टेंट, नए सोर्सेज अब मत ऐड करना। जिन सोर्सेज से बहुत महीनों से पढ़ा है वो सोर्सेज से ही वापस रिवाइज करना है। नहीं तो बच्चे ये करते हैं रिवीजन के लिए नया सोर्स ऐड कर देते हैं। अरे तो भाई वो रिवीजन नहीं हुआ, वो नया सोर्स ऐड हुआ तो वहाँ नया जानकारी मिलेगा अपने को। तो रिवीजन शुड बी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोर्सेज इटसेल्फ। अच्छा जीके कितने टाइम पीरियड तक अब फोकस में रहनी चाहिए? मतलब अगर 18 दिसंबर को पेपर है क्लैट का, रिलेट का 11 को, तो कब तक की जीके बच्चे को पढ़नी चाहिए? यार आई थिंक बिकॉज इट्स एन ऑफलाइन एग्जामिनेशन तो
18 को पेपर है तो 15-16 तक सारे सेंटर्स पे पहुंच जाएगा, विच मीन्स 10-11 तक सारे कोरियर्स निकल जाएंगे, विच मीन्स 5-7 तारीख के बाद तो कोई सवाल वो बना ही नहीं सकते, क्योंकि चेकिंग भी होगी, वेटिंग होगी, सब लोग चेक करेंगे। आई थिंक 5th of December इज अ वेरी सेफ डेट। तो बट दिस मतलब ये अभी तक सेंस बना रहा है। हाँ. कल अगर कहीं कुछ बात का क्वेश्चन आ गया तो हाँ, सेंस नहीं बनेगा। हाँ. बट ऑफलाइन एग्जाम में जस्ट दैट इतना तो यार हम लोग भी जब मॉक्स बनाते हैं तो लास्ट 1 वीक के तो क्वेश्चन डाल ही नहीं सकते, बिकॉज तब तक तो मॉक बन जाता है। सो दैट्स हाँ, मतलब आइडियल आप ये कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक का कंटेंट लेके चलो। बट और व्हाट अबाउट न्यूज़पेपर? सेम 4th 5th December तक। In fact, what you can do, what the students should ideally be doing is न्यूज़पेपर को आखिरी तक पढ़े, पर आखिरी तक उसके एडिटोरियल्स पढ़ते रहे। 4th 5th तक उसकी जो करंट अफेयर्स वाली न्यूज़ है वो पढ़ना बंद कर सकते हैं, पर एडिटोरियल्स जिनको हम इक्वली लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए, डाइवर्स जानने के लिए, अलग अलग जॉनरा पे इंप्रूव करने के लिए जो हम कर रहे हैं वो आखिरी तक पढ़ते हैं। रीडिंग आखिरी तक होनी चाहिए, रीडिंग एक दिन पहले तक इंटेंस रीडिंग होनी चाहिए। क्लैट के वाले दिन भी मैं तो बताऊं पढ़ के जाओ। क्लैट वाले दिन का बहुत ध्यान रखना कि क्लैट वाले दिन सुबह सुबह 5 उसके एटलीस्ट जो 4 सॉल्व करने वाले सेक्शंस एक्सेप्ट करंट अफेयर्स, चारों के क्वेश्चन सॉल्व करके जाए सर के जाए। तो उस दिन यू शुड जस्ट बी इन दिस in the groove of solving questions. ऐसा नहीं उस दिन जाके मैं सीधे 2 बजे अपना पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। सुबह सुबह अगर 20 सवाल इंग्लिश का, 20 लॉजिक का, 20 मैथ्स का अगर मैंने लगा दिया तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं क्रिकेट मैचेस के जस्ट पहले यू सी ऑल द bowlers bowling वहाँ पे and all the batsmen you know playing shots, तो बस उस groove में आ रहे होते हैं। To get the idea of the ground, to get the idea of the ground, to get the मतलब वो उस दिन ना बस फाइनल क्लैट शुड नॉट बी कि यार अरे ये सवालों को तो मैंने आखिरी बार 3 दिन पहले देखा था, वो फीलिंग नहीं आना चाहिए। ट्रू। तो सर कोई एडिशनल सोर्स ऑफ रीडिंग आप सजेस्ट करोगे कि अभी बच्चे को लेना चाहिए? बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैम फिलोसफी का पैसेज नहीं बनता है, साइकोलॉजी का नहीं पढ़ रहा, इकोनॉमिक का नहीं पढ़ रहा, साइंस टेक्नोलॉजी का, या लॉ में भी ऐसे कुछ पैसेजेस जो कभी पढ़े ही नहीं है पर आ गए तो नहीं बनता, सीएल के रिलेटेड आ गया या कुछ, तो कुछ एडिशनल रीडिंग करनी चाहिए अभी स्टेज पे बच्चे को? क्या एडिशनल रीडिंग करनी चाहिए? द आंसर इज यस, डेफिनेटली। एडिशनल रीडिंग कैसे करनी चाहिए? अब साइकोलॉजी का मुझसे पैसेज नहीं बन रहा है डज नॉट मीन कि अब मैं साइकोलॉजी की किताबें खरीद के मैं साइकोलॉजी पढ़ने लगूँ। जस्ट मीन्स मेरे सामने 4 साइकोलॉजी के पैसेज रखे और ये मेरे को समझने में दिक्कत आया तो आई कैन स्टार्ट विद दीज 4 साइकोलॉजी के पैसेजेस ओनली। ये चारों पैसेजेस कहीं से आए होंगे, कहीं से मैं उनको गूगल करूँ, उस सोर्स पे जाऊँ, शांति से उसका हो सकता है वो एक्सेप्ट लिया उन्होंने एक बड़े पैसेज तो मैं शांति से उनको पढ़ूँ। अब इसमें जो जो वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आ रहे या कुछ ऐसे नाम या कुछ ऐसे साइंटिस्ट के नाम जो फेमस थे पर मुझे नहीं समझ में आ रहे, उनको फिर मैं अलग से गूगल करते जाऊँ, उनके बारे में पढ़ते जाऊँ। कुछ नए टर्म्स आए उनको मैं गूगल करूँ, उनके बारे में पढ़ लूँ। तो वो एक पैसेज का पूरा थॉरो अंडरस्टैंडिंग लेने में हो सकता है मुझे ½ एन आवर 1 आवर लग जाए, पर जब मैं अपने डिफिकल्ट पैसेजेस के थ्रू और जब उसके अराउंड की भी जानकारी पढ़ूंगा तो उस वीक एरिया की मेरी बेसिक नॉलेज इंप्रूव होती जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ यू नो बहुत रैंडमली कोई टॉपिक पे पढ़ना, उससे बेटर है कि जहाँ से मुझे पता चला कि वो मेरा टॉपिक वीक चल रहा है उसी से स्टार्ट करो और फिर उसको प्रॉपर्ली समझो। और आप अक्वेंट हो जाते हो एट पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ इस तरीके के पैसेजेस मैंने पढ़ रखे हैं। और बहुत बार होता है कि यार ठीक है वो जैसे इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स वैसे देखो तो आप 11th-12th में 2 साल में भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो और नहीं तो लोग जिंदगी भर भी पढ़ते रहते हैं। पर अब इकोनॉमिक्स पे पैसेज आ रहा है और मुझको डिफिकल्टी हो रही है तो मैं इकोनॉमिक्स पे कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ? बेस्ट है वो पैसेज को ही उठाओ, देखो उसमें क्या टर्म यूज हुए हैं, WPI यूज हुआ है, GDP यूज हुआ है, GNP यूज हुआ है, वो टर्म्स के बारे में पढ़ो। तो वो भी कर लिया तो वो थोड़ा वर्किंग इकोनॉमिक्स वाला पैसेज होगा। मतलब इकोनॉमिक्स को जब अप्लाई कर रहे हैं तो क्या चीज आ रही है वो उसके अराउंड होगा, तो वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। ट्रू सर पर ये तो क्लैट की बात हो गई, पर एलेट में भी बच्चों पे एकदम बम फोड़ा है कि हम भी दिसंबर में ही पेपर दे रहे हैं, तो कुछ इस स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसी कुछ निटिग्रिटीज हो सकती है कि हाँ एलेट भी साथ साथ में प्रिपरेशन के चलता रहे, कुछ टिप्स? For those of you who are writing ALET, for those of you who are super duper serious about ALET and who have a good shot at cracking ALET, डेफिनेटली ALET का तैयारी साथ में चलना चाहिए। यार अगर क्रैक हो गया, NLU दिल्ली जाने वाले हैं हम। NLU दिल्ली इज वन ऑफ द टॉप 3 लॉ स्कूल्स इन द कंट्री, फैंटास्टिक लॉ स्कूल। सेक्शन वाइज बात करते हैं, इंग्लिश इस बार प्रीडोमिनेटली RC आया था, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि एक ही बार ALET हुआ है अंडर द न्यू पैटर्न, पिछले साल ही उसका पैटर्न चेंज हुआ था।
तो वी डोंट नो। तो आरसी की तैयारी हमारी क्लैट के थ्रू वैसे ही हो रही है। थोड़ा सा ग्रामर को रिवाइज कर लें, क्योंकि एलिट ग्रामेटिकल क्वेश्चंस बहुत पूछता है। मतलब मैं एलिट की हिस्ट्री बता रहा हूँ, जनरली वो पूछता रहा है, तो उसको हम ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट से रिवाइज करते रहे। वोकैबुलरी इज समथिंग जो हमारा वैसे ही हो जाएगा। सो इंग्लिश इज नॉट समथिंग जहाँ पे एलिट में बहुत अलग करना पड़ेगा। लॉजिकल हिस्ट्री टेल्स अस कि एलिट एनालिटिकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है क्रिटिकल से। 1 2 पिछले कुछ महीनों से बिकॉज वी आर ऑल फोकस्ड ऑन क्लैट, तो हमने एआर वैसे भी कम पढ़ा है। तो फॉर दोज ऑफ यू आर सुपर सीरियस अराउंड एलिट, डेफिनेटली एआर पे काफी टाइम स्पेंड करना चाहिए। एआर में भी हर टाइप के सवाल, तो ऐसा नहीं मैं सिर्फ पजल्स या डेटा अरेंजमेंट करूं। सो डेटा अरेंजमेंट हो गया, पजल्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, नंबर सीरीज हो गया, सबके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे। एलिट में 1-2 नंबर के अंदर गड़बड़ हो सकता है। मतलब जस्ट अ स्कोर ऑफ 1 माइट, द बैलेंस ऑफ 1 माइट बी द डिफरेंस बिटवीन मी गोइंग टू दिल्ली और नॉट गोइंग टू दिल्ली। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट है। वो क्लैट जैसे नहीं है कि नंबर 1 लॉ स्कूल में नहीं गया तो नंबर 2 पे तो चला ही जाऊंगा, और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सीआर में स्टेटमेंट बेस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लें। पैराग्राफ एंड पैसेज बेस हमने क्लैट के चक्कर में वैसे ही करा है, तो उसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, बट स्टेटमेंट बेस्ड अपने कोचिंग मटेरियल से, आरएस अग्रवाल से अपन अच्छे से कर सकते हैं। एंड लॉजिक के अंदर ही लीगल भी आता है। वो लीगल में इस बार का एलिट का पेपर, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले 5 साल के क्लैट, 5 साल एज इन बिफोर 2020 क्लैट एंड बिफोर 2022 एलिट, पिछले 5 साल के क्लैट और एलिट के लीगल रीजनिंग के सेक्शन को अच्छे से कर ले। ब्रॉड कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया, पर वो प्रिंसिपल, फैक्ट्स, ऑप्शन, ब्रॉड कॉन्सेप्ट वही है कि मुझे लॉ मिला है, मुझे फैक्ट्स मिले, मेरे को जज की तरह एक्ट करना है, लॉ को फैक्ट्स पे लगाना, आंसर निकालना है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है एलिट के लिए लीगल में। एंड स्टैटिक जीके आई वुड नॉट रियली सजेस्ट कि हम बहुत सारा टाइम दें, या स्टैटिक जीके इज लाइक अ ह्यूज ओशन, और फाइनली जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो जस्ट मे बी अ बकेट फुल ऑफ वाटर पे ही क्वेश्चन आएगा पूरे ओशन से। थोड़ा बेसिक स्टैटिक जीके हमने जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लें। करंट अफेयर्स में सिंगल लाइनर्स मल्टीपल सोर्सेस से करते रहें। करंट अफेयर्स में जीके में टू द पॉइंट क्वेश्चंस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एनी सोर्स व्हिच गिव्स यू हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सिंगल लाइनर्स और हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस शुड बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एलिट। तो उसके लिए कोई भी रैंडम सोर्स आप एनी गुड सोर्स, मतलब मैं सोर्सेस का बहुत नाम इसीलिए नहीं लेता हूँ स्पेशली करंट अफेयर्स में, यार कोई भी सोर्स अगर वो आप तक पहुंचा है तो वो सोर्स अच्छा ही होगा तभी आप तक पहुंचा। ट्रू। मतलब गिनती के आधे दर्जन सोर्सेज हैं पूरी दुनिया में। सो कोचिंग, जिस भी कोचिंग के आपको कोचिंग का मटेरियल हो गया, फिर वही जीके टुडे हो गया, वही अफेयर्स क्लाउड हो गया, वही स्टडी आईक्यू हो गया, वही कुछ हो गया, तो ये सब अच्छे सोर्सेज हैं, तभी अपने तक पहुंचे। तो जहां से कर रहे हो वहां से अब रिवाइज करते रहो, नए सोर्सेज आखिरी में ऐड नहीं करने अपने को। दैट्स सिंपल। सो भाई यही हो गया कि जैसे क्लैट में यू हैव हैंडफुल ऑफ सोर्सेज, वहीं पे स्टिक रहो, उसी को रिवाइज करो। पर एलिट में ऑन द अदर हैंड यू नीड अ गुड सोर्स जिसमें मल्टीपल कवरेज हो, तो फिर बच्चा फिर वही उस पे आ जाता है कि घंटे से 24 है, उसमें क्या क्या करें, क्या क्या करें, क्या क्या नहीं करें। सो कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं अपन? जैसे आप शेड्यूल की बात बता रहे थे आप कि क्लैट के हिसाब से अपन इस तरीके से चल सकते हैं, तो उसमें फिर एलिट को कहाँ फिक्स करें कि मैं तो दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ना। यार आई थिंक आइडियली जब भी मैं उस सेक्शन को कर रहा हूँ और अगर मैं एलिट को लेके सीरियस हूँ, उस सेक्शन में ही एलिट को भी थोड़ा सा फिट कर दूँ। तो मेरा दिन का अगर 3 घंटा करंट अफेयर्स का है, तो अगर मैं 2.5 घंटा क्लैट ओरिएंटेड करंट अफेयर्स पढ़ूंगा जहां पर मैं टॉपिक को डेप्थ में पढ़ रहा हूँ, तो हाफ एन आवर में अलग से 1 लाइनर्स के लिए निकाल दूँ। पर अगेन एलिट को लेके सीरियस हो तो रोज हाफ एन आवर 1 लाइनर्स पे जाने चाहिए। जब मैं लॉजिकल पे टाइम निकाल रहा हूँ, तो जब मैं क्रिटिकल पढ़ रहा हूँ साथ में एनालिटिकल भी पढ़ लूँ। तो अलग से एलिट का मुहूर्त निकालने से बेटर है, या फिर मैं संडे को एलिट की पढ़ाई करूंगा, या यार जब मैं क्रिटिकल पढ़ ही रहा हूँ तो पैराग्राफ के साथ में स्टेटमेंट पढ़ना इज ऑलवेज ईजियर रादर देन स्टेटमेंट पे अलग से मुहूर्त निकालना। तो यस थोड़ा टफ होगा, बट यार अगेन अगर वो कॉलेज निकल गया तो नथिंग लाइक इट। यस, तो वो सेक्शन की जब मैं क्लैट की पढ़ाई कर रहा हूँ साथ में एलिट की पढ़ाई कर लूँ। सर तो ये तो होगी स्ट्रैटेजी की बात। आई थिंक बच्चों को काफ़ी हेल्प इससे मिल गई होगी, बट
इन दी एंड वो सब कुछ आ जाता है कि मॉक यहाँ नंबर नहीं आए तो क्लैट में भी नहीं आएंगे, बहुत पैनिक हो गया, कंसंट्रेट कैसे करें 2 घंटे, तो 100 चीज़ें दिमाग में चलती है। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें, या फिर कुछ ऐसा रिकमेंडेशन ही बच्चों के लिए जनरली कि उस मोमेंट पे वो बहुत काम कंपोज रहे, बिकॉज आई थिंक माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मॉक में। यस, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स, फर्स्टली यार, तो सबसे पहले तो आई थिंक स्टूडेंट्स को अपने आप को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत लंबी जर्नी तय करी है। A lot of them would be preparing for at least 6 months, a few of them for even a year or even more. Consistently लंबे टाइम तक एक एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते जाना। और बच्चा अगर इस टाइम पर इस वीडियो को यहाँ तक भी देख रहा है, I'm presuming कि वो बहुत सीरियस स्टूडेंट है। I'm speaking directly with that serious student कि congratulations, kudos, अपने आप को ऐसा pat on the back करना चाहिए सबसे पहले तो उनको कि यार they did a good thing and they should be proud of themselves. That's one. 2, but जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अपने मैराथन के 42 में से 40 किलोमीटर तय कर चुके हैं, आखिरी के 2 किलोमीटर अभी बचे। आखिरी में गड़बड़ किया तो शुरू का जो पूरा प्रोग्रेस है वो भी पूरा अंडू हो सकता है, तो उसका बहुत ध्यान रखें। बट अपने अंदर ऐसा बहुत बैगेज लेके नहीं चले। तो लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स दे कम अप टू अस एंड दे से कि पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, एंड वो हमारे रिलेटिव्स ने मना किया था ड्रॉप नहीं लेना, उसके बाद भी मैंने लड़के लिया, मम्मी ने मेरे तरफ से लड़के लिया, तो मम्मी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है मुझसे। तो दैट्स फाइन, एक्सपेक्टेशंस हैं, बट पेरेंट्स कुछ ऐसी चीज़ समझते हैं जो इस टाइम पर हम नहीं समझते हैं, बिकॉज अगेन वो पेरेंट्स हैं, वो मैच्योर्ड है। दैट इज, अगर ये कॉलेज स्टूडेंट का निकला तो बहुत अच्छी बात है, इट विल बी अ विक्ट्री, और इट विल बी अ शॉर्ट टर्म विक्ट्री। वो आपने अपना पहला पड़ाव क्रॉस किया, अगर हम कौन बने करोड़पति की भाषा में बोले सही बात है। दैट डज नॉट मीन कि आपको 7 करोड़ मिलने वाले, 1 करोड़ मिलने वाले, या इवन 3,20,000 मिलने वाले। हो सकता है कि आपने अपने सिर्फ, पता नहीं इस बार का केबीसी मैंने नहीं देखा, पर हो सकता है अगर 10,000 का पड़ाव अभी भी चलता है तो हो सकता है आपने अभी सिर्फ 10,000 का पड़ाव क्रॉस किया। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और कुछ रीजन से अगर थोड़ा सा क्लास ऊपर नीचे हो भी जाता है, there are n number of very good law schools in the country. Now I'm absolutely not trying to be pessimist here. I'm not saying कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, पर दिमाग में रख के करना चाहिए कि this is not a all or nothing game. It's not a game जहाँ पे या तो मैं जीतूंगा या हारूंगा। It's a game जहाँ पर या तो मैं 1 होऊंगा या 2 होऊंगा या 3 होऊंगा या 4 होऊंगा। This means या तो मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, या मुझे थोड़ा सा कम अच्छा कॉलेज मिलेगा, मुझे थोड़ा सा और कम अच्छा कॉलेज मिलेगा। क्लैट नहीं भी हो तो भी मैं कोई अच्छी जगह पे जाऊंगा, और वहां पर जर्नी वापस 0 से चालू होगी। जिसका क्लैट हो भी गया उसकी भी जर्नी 0 से। बोथ ऑफ अस आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल, वी नो कि वहां पर भी जर्नी आप 0 से चालू कर दो, वहां रीसेट हो जाता है, वहां हर साल रीसेट होता है ये भी करो, वहां पर भी फिर कॉम्पिटिशंस और एकेडमिक्स, और वहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर और प्रोजेक्ट्स बनाना, आपको वहां पर भी सब 0 से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। पेरेंट्स ये चीज समझते हैं, तो पेरेंट्स को पता है कि सिर्फ ये लॉ स्कूल क्रैक करने से हमारा जर्नी खत्म नहीं हो जाएगा सक्सेसफुल होने का या ग्रेट लॉयर बनने का। तो वो जो बैगेज अपन लेके चलते हैं अपने अंदर कि पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस है, उनकी है, पर उनकी एक्सपेक्टेशन इस एक्सेप्शन के, इस कैविएट के साथ है। तो ये सोच के दिमाग में रखें, हमें फिर भी बहुत मेहनत करनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि हमने एक गोल अपने लिए सेट किया, और हम वो चाहते हैं कि वो गोल हमारा अचीव हो। बस ये अकेला रीज़न होना चाहिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने का। किसी को खुश करना, दुनिया में नाम बनाना, वो जो हमारे वो दूर के कोई वो मामा जी हैं वो क्या बोलेंगे, वो एब्सोल्युटली इसमें कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। कि फोन करके कोई पूछेगा, अरे हाँ बड़ा ड्रॉप लिया था, और ये देखो हमने पहले ही कहा था, अबे वो तो तुम्हारा क्लास निकल जाएगा तो भी वो कहेंगे, तुम बैंगलोर चले जाओगे तो बोलेंगे अरे ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता था, तुम हैदराबाद चले जाओगे बोलेंगे अरे बैंगलोर जा सकता था, बस 95% ही आई, 100% ले आओगे तो बोलेंगे अरे यार पर और भी तो दूसरे बच्चे भी लाए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या। उनके बारे में सोच के टेंशन नहीं लेना है, आखिर में उसका ध्यान रखना है बस। जब वो, क्योंकि वो 2 घंटे आई थिंक मॉक के बहुत रेलेवेंट होते हैं कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को कंपोज करो, बिकॉज फिर सारी स्ट्रैटेजी, सारा टाइम मैनेजमेंट चला गया अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो। और ये सारी चीज़ें आई थिंक बच्चों को कोई बोलने वाला चाहिए होता है कि कर लो प्लीज, नहीं रहो, काम डाउन रहो। बट जस्ट इस पे एक पॉइंट, मॉक वाले पॉइंट पे, द स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि वो 2 घंटा 18th को या 11th को 8 का 1.5 घंटा, वो
वो गड़बड़ नहीं होने वाला है। नहीं होने बच्चों को ये बहुत डर रहता है कि सर वो मेरा एक मॉक में ना वो एक गड़बड़ हो गया कि मैं 1 घंटे के बाद मैंने सोचना बंद कर दिया था और वो थोड़ी देर बाद सर पता नहीं मेरे को एकदम से मैं पैनिक मोड में चला गया। और शायद पिछले साल की भी क्लैट की कोई 1-2 स्टोरी सुन ली हो बच्चों ने। बहुत कम चांस होते हैं गड़बड़ होने के उस दिन स्ट्रैटेजी वाइज, बिकॉज यू राइज अप टू द ओकेजन। सो हम लोग के प्रोग्रेस को तो कुछ लोग देख रहे हैं। मतलब मैं बच्चों को सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम को देखो या पॉलिटिशियंस को देखो या दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को देखो, उनको फाइनली जाके कहीं पे परफॉर्म करना होता है। वो मोस्टली बेसिक गड़बड़ियां नहीं करते। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है विराट कोहली जल्दी आउट हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा कि विराट कोहली वहां पे जाके डर गया। इनफैक्ट उल्टा होता है, विराट कोहली कभी नहीं डरता। ऐसा नहीं होगा कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी वहां पे जाके उसने अपना कूल हमेशा ही लूज कर रहा है, बिकॉज पीपल राइज अप टू द ओकेजन। जब ओकेजन आता है तो वो अपनी बॉडी खुद अपना साथ देने लगती है, अपना माइंड खुद अपना साथ देने लगता है। ये रियलाइजेशन अंदर रखें कि क्लैट वाले दिन अगर हम गड़बड़ खुद कर नहीं देंगे तो अंदर से गड़बड़ नहीं होने वाली है। और हमने इतने सारे मॉक्स दिए, वो हमने इसीलिए दिए ताकि हम फाइनल उसके लिए तैयारी कर सकें। तो अगेन वी राइज अप टू द ओकेजन, बस ये पॉइंट दिमाग में रखें। पर सर जैसे मॉक देते वक्त भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम 2 घंटा बैठा ही नहीं जाता, क्योंकि या तो प्रैक्टिस नहीं करी है इस हिसाब से, या मैम कभी बैठे ही नहीं है 2 घंटे पढ़े, तो वो 2 घंटे 1-1.5 घंटे बाद में कमर भी दुख रही है, ये भी करना है वो भी करना है, एग्जामिनर ने आके बीच में टोक दिया तो वहां भी गड़बड़ आ गए। सो वो 2 घंटे सिटिंग का कैसे माइंडसेट बनाए बच्चा? डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए कम से कम 2.5 घंटे बैठने की विदाउट ब्रेक। सो या तो जब आप मॉक दे रहे हो तब आप बैठ ही रहे हो, या तो जब आप रीडिंग कर रहे हो डेली तो तब एटलीस्ट दिन का एक बार तो 2.5 घंटे लगातार बैठे। बाकी टाइम भले ही अपन अपना पोमोडोरो यूज करें, 45 मिनट्स 5 मिनट्स ब्रेक वो सब, पर एक बार 2.5 घंटे बैठ के अनइंटरप्टेड तरीके से रीडिंग करना चाहिए, ताकि जब फाइनल क्लैट वाले दिन मैं 2 घंटा बैठूं तो इट शुड नॉट बी कि मेरी बॉडी मेरे को बोल रही है कि क्या कर रहा है भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तू 2 घंटा एक जगह पे बैठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वो हैबिट डेली होनी चाहिए। दैट्स वन। एंड आई थिंक देन अ लॉट विल डिपेंड ऑन whether you have a strategy in place or not. अगर दिमाग में क्लियर है ना, मेरे को पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, मेरे को 4-5 को इतना इतना टाइम देना है, और जब वो क्लियर है तो उस दिन ना बिलीव मी हम बहुत मैकेनिकल से हो जाते हैं। हमें सब कुछ पता होता है क्या करना है, और जब पता होता है तो वो प्रॉब्लम जो हमें आज फील हो रही है वो प्रॉब्लम्स उस दिन कंपैरेटिवली कम होती है। वो तब होती है जब हम सब कुछ इम्प्रोवाइजेशन पे छोड़ देते हैं कि मैं तभी जाके पेपर देख के डिसाइड करूंगा मैं पहला सेक्शन कौन सा करूंगा, दूसरा कौन सा करूंगा। वो इम्प्रोवाइजेशन के चक्कर में पैनिक होता है। बट इफ यू हैव अ क्लियर सेट स्ट्रैटेजी इन माइंड, इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट पेपर एंड इफ यू आर आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर सिटिंग फॉर 2.5-3 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस, तो फिर हमारा माइंड, हमारा बॉडी सब उस दिन हमारा साथ देता है। ये सब अपना ही है यार। हाँ, सही बात है। ये सब अपना साथ देता है उस दिन। You are the master of your mind वाली situation होती है। Exactly. Yes. You just need to train your body and mind for it, and which you are anyway doing. You don't need to do कुछ अभी बैठ के जाके मैं योगा कोर्स ज्वाइन कर लूँ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो अपन कर रहे हैं बस वो करते रहो। सर अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर तीसरा बच्चा मुझसे आके पूछता जरूर है, मैम सबसे पहला 1 महीने में क्लैट हो भी पाएगा कि नहीं, और दूसरा कि नहीं हुआ तो क्या होगा? ठीक है, गुड क्वेश्चन। नाउ देयर इज अ वेरी फेमस कोट, पता नहीं किसने बोला था, दैट वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। तो एटलीस्ट सेकेंड हाफ तो बिल्कुल सही है वो कोट का। इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। तो अगर सोच ही लिया कि नहीं होगा फिर तो गारंटीड नहीं होगा, क्योंकि अपन ने सोच लिया नहीं होगा। बट अगर अपन ने सोच लिया है कि हो सकता है, सो then you obviously have a very strong chance कि हो सकता है। बट यार मैं कहूँगा उसके ऑपोजिट पर सोचो कि अगर सोच लिया कि नहीं होगा फिर तो पक्का नहीं होने वाला। तो इस टाइम पर ये माइंडसेट होना, इस टाइम पर ये थॉट कभी भी आ रहा है, इसका बहुत ध्यान रखो कि उस थॉट को अपने से बाहर करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट स्कोर यू आर एट, क्योंकि थॉट सबको आता है। ऐसा नहीं है ये थॉट से उसको आ रहा है जिसका स्कोर 40, 50, 60 चल रहा है, ये थॉट उसको भी आ रहा है जिसका स्कोर 100, 110 चल रहा है, क्योंकि वो अपने साथ एक अलग बैगेज लेके घूम रहा है। उसके साथ एक्सपेक्टेशंस का बैगेज है, क्योंकि एवरीवन, उनके कोचिंग सेंटर के टीचर, उनके पेरेंट्स, वो खुद, उनको लग रहा है यार मैं रैंक 1 ला रहा हूँ, 5 ला रहा हूँ, तो कहीं मैं गड़बड़ नहीं कर दूँ। एंड इवन द वंस इनकी रैंक बीच में कहीं आ रही है, उनको भी ये थॉट आ रहा है। जस्ट इंश्योर कि
लास्ट फ्यू वीक्स स्टे सुपर ऑप्टिमिस्टिक। भले ही उस टाइम पर सुपर ऑप्टिमिस्टिक होने का कोई रीज़न नहीं है अपने पास। वो दिन मेरा खराब गया, मैंने मॉक दिया, मेरे नंबर कम आए, बट फेक इट टिल यू मेक इट। फोर्सफुली सुपर ऑप्टिमिस्टिक रहो उस टाइम पे, क्योंकि वो आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दैट्स वन। सेकेंड, क्लैट नहीं हुआ तो क्या होगा वाले आंसर पे, तो क्लैट नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ क्या होगा। कि क्लैट नहीं हुआ तो हम दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लिखेंगे और उसमें से कोई ना कोई निकालेंगे। हमें शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली काफ़ी ख़राब लगेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी आसपास वालों की और हमारी खुद की हमारे से। और फिर हम कोई कॉलेज चले जाएंगे। कॉलेज में हमें शुरू में भी थोड़ा सा ख़राब लगेगा कि अरे यार वो मेरा दोस्त है, वो इंस्टाग्राम पे बैंगलोर की फ़ोटो डाल रहा है, हैदराबाद की डाल रहा है और यहाँ की डाल रहा है, तो लगेगा। 1-2 महीने के बाद हमें रियलाइजेशन होने लगेगा कि यार जो दोस्त वहां पे गया वो भी बोल रहा है, जैसा आपने डिस्कस किया, सब कुछ रीसेट हो गया और वहां पर भी उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है जितनी आपको यहाँ पे करनी पड़ रही है। एंड देन आफ्टर अ वाइल आप उस चीज़ को भूल जाओगे और आप समझ जाओगे कि अल्टीमेटली सब कुछ मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है। जब मेहनत पे डिपेंड करता है तो देयर इज अ स्लाइट चेंज इन अपॉर्चुनिटीज बस, बट अदरवाइज सब मेहनत पे डिपेंड करता है। तो क्लैट नहीं हुआ तो क्या मैं अच्छा लॉयर नहीं बन सकता? द आंसर इज नो। क्या मैं अच्छा जज नहीं बन सकता? द आंसर इज नो। क्या मैं अच्छा कॉर्पोरेट लॉयर नहीं बन सकता? द आंसर इज नो। क्या मैं यूपीएससी नहीं कर सकता? द आंसर इज नो। क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता? द आंसर इज नो। आप ये सब हो सकते हो। आज के जितने बड़े लॉयर्स हैं, बड़े जजेस हैं, ये हैं वो है, इसमें से क्लैट किसी ने निकाला ही नहीं था। ये सब ऐसे कॉलेजेस से पढ़े हैं जो डिसेंटिश कॉलेजेस हैं एंड स्टिल दे आर ऑल सुपर सक्सेसफुल। और क्या क्लैट नहीं हुआ तो क्या मुझे पेरेंट्स पता नहीं क्या ही कर देंगे और पता नहीं बड़े होने के बाद मेरी शादी नहीं होगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। सब हो जाएगा। से सब कुछ ही रिलेट करने लगते हैं, क्योंकि बच्चे फिर कि करियर भी नहीं बनेगा, आगे फ्यूचर भी नहीं बनेगा, सेल्फ एस्टीम को और अपनी पर्सनालिटी को और सबको। तो आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ क्राइम इफ यू आर डूइंग दैट। यार हम 17-18 साल के हैं, पहली बार हमने कोई चीज को लेके बहुत बड़ा सपना देखा है, उस टाइम पर ये फील करना इज फाइन। पर जिसने वो पूरी जर्नी आगे तक देखी है, फिर उसकी बात माननी भी चाहिए। अगर वो कह रहा है कि यार इट्स नॉट एंड ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट एंड ऑफ थिंग्स, तो ये रियलाइजेशन भी अंदर होना जरूरी है। पर फिर कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं, अरे सर तो हमने तो जितना सोचा था क्लैट करने पर हम ये करेंगे, ये होगा, ये होगा, अगर आपने सब बता ही दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर हम क्लैट क्यों करें? अब तो ऑपोजिट क्वेश्चन आ रहा है हमारे अंदर। क्लैट फिर भी करना एज इन हमें अगले कुछ हफ्ते फिर भी सुपर डुपर प्रोडक्टिव और बहुत सारी पढ़ाई करनी चाहिए और बहुत सारा प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बिकॉज हमने एक एग्जामिनेशन का मतलब पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि कुछ हमने अपने लिए डिसाइड करा। स्कूल पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, 11-12 का स्ट्रीम भी बहुत बार हमारे 10 के परसेंटेज के बेस पे डिसाइड होता है। ये पहली बार हमने अपने लिए कुछ डिसाइड करा है। नाम भी पेरेंट्स डिसाइड करें। हाँ, नाम भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। हाँ, तो उसी को लेके जाना, उसी को लेके चलना, वो कैसा भी नाम हो, कोई भी नाम हो, पर उसी को लेके पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने पहली बार कुछ डिसाइड किया एंड उतना ईगो तो अंदर होना चाहिए कि अगर मैंने डिसाइड करा है ना तो अपना 110% मैं उसको दूंगा। अब उसका रिजल्ट अच्छा आए, खराब आए, चलता है, पर मैं वो रिजल्ट आने के बाद मैं कभी भी उस टाइम के बारे में सोचूं तो आई शुड बी सुपर प्राउड ऑफ हाउ आई स्पेंड दैट टाइम। इट्स फाइन मैं फाइनली एक्स जगह गया, वाई जगह गया, जेड जगह गया, या मैं उनमें तीनों में से कहीं नहीं गया, but I should be super proud of how I spent those few months or few years preparing for that examination. It adds a lot to your self confidence. तो जब आगे आप और बड़ी चीजें सोचते हो, जब आगे आप जज बनने का सोचोगे, यूपीएससी निकालने का सोचोगे, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं रहेगा कि नहीं यार मैंने क्लैट करके एग्जामिनेशन की एक टाइम पे तैयारी करी थी, फाइनली इसका कुछ रिजल्ट आया था, पर मैंने उस टाइम पे पागलो टाइप पढ़ाई करी थी। अगर मैं तब कर सकता हूँ तो मैं आगे जुडिशरी के लिए भी कर सकता हूँ, मैं आगे यूपीएससी के लिए भी कर सकता हूँ, आगे मैं कॉर्पोरेट जॉब में प्रमोशन के लिए भी कर सकता हूँ। तो आगे जितने चैलेंजेस आएंगे वहाँ पर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत सुपर हेल्पफुल रहता है। तो यार 17-18 साल में कोई तब जाके थोड़ी ना सक्सेसफुल हो जाओगे आप, तो लंबे टाइम तक चलते रहेगी बैटल्स, वहाँ पर ये ज़रूरी होता है। सो इसीलिए मेहनत तो बहुत करनी है, पर मेहनत करने के रीज़न सही होने चाहिए। रीज़न शुड नॉट बी आसपास वालों को इम्प्रेस करना, रीज़न शुड बी कि यार अपना गोल है, अपने को मेहनत करनी है उसमें। और इन द एंड ये एक लास्ट मंथ की मेहनत अच्छा जंप तो देके जाएगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल दे सकती है। और अगर कोई बोल भी रहा है ना, कभी बच्चों को लगता है अरे सर 40 नंबर पे हूँ, 120 कुछ भी ऐसा थोड़ी ना होता है, तो उसको गलत प्रूफ कर दो। तो या तो
हो सकता है, और अगर कोई और बोल रहा है कि नहीं हो सकता है तो ठीक है, उसको गलत प्रूव करेंगे, खत्म। तो ये हाँ, माइंडसेट उसका होना, बोलना ही बंद हो जाए, उसका बोलना बंद हो जाए। सही। हाँ, आज तक नहीं हुआ पर ये मैंने करके दिखा दिया, एंड ऑफ स्टोरी करो। सही सही। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज एन अमेजिंग सेशन। मेरे को लगता है सारे बच्चे जो भी क्लैट के लिए अब प्रिपेयर कर रहे हैं, बस गेट सेट स्टडी, सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दो, अपना 100% दे दो इस लास्ट मंथ में, ठीक है। एंड द एंटायर लीगलिस्ट टीम इज ऑलरेडी विद यू in this journey. All the very, very best. Thank you. Thank you so much, Kriti. Take care.